तो अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नॉर्मलाइजेशन। डीबीएमएस के बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डेटाबेस में, ताकि रिड्यूस रिडंडेंसी, हम डेटा के रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकें। रिडंडेंसी क्या है? डेटा का डुप्लीकेट। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग टेबल्स, एस्टेब्लिशिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसमें हम क्या करते हैं? टेबल को क्रिएट करते हैं, और जब टेबल क्रिएट हो जाए तो दोनों टेबल को आपस में एक रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश करते हैं दोनों के बीच में। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज जनरली ट्रैक बैक टू EF कॉर्ड एंड IBM रिसर्चर वो इन 1970 में एक IBM रिसर्चर थे EF कॉर्ड, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब एक अननॉर्मलाइज टेबल होगा जिसमें हमको तीन चीज़ की दिक्कत आ सकती है, जिसमें कि इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन में हमको दिक्कत क्या आएगी। अब मान लेते हैं कल को मेरे यहाँ पे एक कोर्स बढ़ा दिया गया। अब कोर्स बढ़ा दिया गया मतलब अभी तो मेरे पास स्टूडेंट उसमें एनरोल नहीं किया है, तो अभी सिर्फ कोर्स ही हम इंट्रोड्यूस किए, न्यू कोर्स इसको इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अगर हमको कोर्स इंट्रोड्यूस करना होगा तो यहाँ पे कोर्स का नेम लिखना पड़ेगा, और फिर आपको स्टूडेंट नेम रिजल्ट सब ये सबको आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। और आप खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए इंसर्शन में दिक्कत आती है। अब देखते हैं कि अपडेशन में दिक्कत क्या आ सकती है। तो अपडेशन में मान लेते हैं कि हमको BSc स्टूडेंट, मतलब जो बीएससी का स्टूडेंट था, मतलब मान लेते हैं रिया शर्मा बीएससी की स्टूडेंट थी, उन्होंने मतलब इस कोर्स को छोड़ के बीकॉम में एडमिशन ले ली। तो अब अगर हम बीएससी को अपडेट करेंगे तो अब बीएससी में मेरे दो स्टूडेंट हैं, तो लेकिन कार्तिक राणा तो बीएससी के स्टूडेंट है, तो कार्तिक राणा का भी बीकॉम में अगर करेंगे, मतलब बीएससी को अगर अपडेट करेंगे तो बीएससी से बीकॉम करेंगे तो कार्तिक राणा का भी अपडेट हो जाएगा, जबकि कार्तिक राणा तो बीएससी का स्टूडेंट है। तो अपडेशन में भी डिलीट आया। अब अगर मान लेते हैं हमको, अब समझते हैं कि डिलीशन, अगर हमको बी अब अनुभव सिंह एनरोल कराया था स्टूडेंट, अब वो अब आगे फर्दर स्टडी नहीं कर पाएगा, तो अगर हम इसको डिलीट करना है तो अगर बीकॉम करेंगे तो मेरा आरती शर्मा और सचित कुमार भी दोनों डिलीट हो जाएगा। तो इसी के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं, ताकि ऐसा दिक्कत हमारे साथ नहीं हो। तो अब हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस नॉर्मल फॉर्म्स, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, BCNF। इसके बारे में हम समझते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स आर गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू टेबल्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंट डेटा। नॉर्मल फॉर्म्स क्या है? मतलब हर एक नॉर्मल फॉर्म एक सेट ऑफ रूल मतलब देता है, ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके रिलेशन डेटाबेस में एक टेबल के फॉर्म में, ताकि हम उसमें रिड्यूस कर सके डेटा का रिटेंडेंस। तो अब हम समझेंगे कि फर्स्ट एनएफ में डेटा को कैसे मतलब करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक डेटा होगा जो एक अननॉर्मलाइज फॉर्म में होगा, तो उसको आपको फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो नियम है। सबसे पहले आपको उसमें से मल्टी एट्रीब्यूट आपको यानी कि एलिमेंटिंग रिपीटिंग ग्रुप्स, यानी कि उसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि वो एक सब में जितने भी डेटा आपका है सब एटॉमिक वैल्यूज में होना चाहिए। और फिर सेकेंड एनएफ में जाने के लिए, तो सबसे पहला नियम है कि वो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए, और फिर दूसरा नियम ये है कि उसमें से आपको एलिमिनेट करना है पार्सल फंक्शन डिपेंडेंसी। और फिर जब थर्ड एनएफ में आप आ जाए तो उसका पहला नियम है कि वो सेकेंड एनएफ में होना चाहिए, और दूसरा नियम यह है कि एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और BCNF में जाने के लिए आपका पहला नियम है कि वो थर्ड एनएफ में होना चाहिए, और फिर उसमें से एलिमिनेट फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसमें से आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आइए वही कर देते हैं। तो मेरे पास पहले एक डेटा है जो एक अननॉर्मलाइज फॉर्म में है, तो इसको हमको फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करने के लिए पहला नियम क्या है कि ईच एट्रीब्यूट शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। जितने भी मतलब एट्रीब्यूट हैं वो आपके मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए, सब में एक वैल्यू होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि नेम और कॉन्टैक्ट नंबर में मेरा दो दो एट्रीब्यूट मतलब दो दो वैल्यू है उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईच एट्रीब्यूट कंटेन एटॉमिक वैल्यू, हर एक एट्रीब्यूट में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। अब एटॉमिक वैल्यू क्या होता है? आपका स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, डेट्स हो सकता है, ये आपकी एटॉमिक वैल्यू हो गए। तो अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। तो आप स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट कर सकते हैं। आप नेम में देखिए कि मेरा दो वैल्यू है, तो नेम में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम
तो आपका अलग अलग हो गया। अब कॉन्टैक्ट नंबर में मेरा 2 वैल्यू है, तो कॉन्टैक्ट नंबर में एक मोबाइल नंबर हो गया, कर दिया हम, एक होम नंबर हो गया, तो आपका मोबाइल नंबर और होम नंबर अलग अलग हो गया। बाकी कोर्स और मार्क्स ग्रेड आपका वैसे के वैसे ही है। तो अब मेरा यहाँ से जितना भी ये डेटा जो है मेरा, ये अभी मेरा फर्स्ट एनएफ में है, ठीक है। अब इसको हमको सेकंड एनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड एनएफ का पहला नियम क्या है कि शुड बी इन फर्स्ट एनएफ। मेरा अगर सेकंड एनएफ में मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मेरा पहला एनएफ में होना चाहिए। तो मेरा अभी डेटा पहला मतलब टेबल अभी मेरा पहला एनएफ में है, तो अब इसको सेकंड एनएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा नियम क्या है उसका कि उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की होता है कि कैंडिडेट की इज अ पार्ट ऑफ अ की नोन एज सुपर की। मतलब कैंडिडेट की हम समझ सकते हैं कि सेट ऑफ वन, एक या एक से ज़्यादा कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे एक रो को एक टेबल में, मतलब एक या एक से ज़्यादा कॉलम जो आइडेंटिफाई करे रो को, उसी को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। तो यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी को हमको रिमूव करना था। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी अकर व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? तो मतलब प्राइम एट्रीब्यूट होता है कि कैंडिडेट का पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ कैंडिडेट की को हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो बाकी रेस्ट बच जाता है उसको हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो अभी आप इस टेबल में देख सकते हैं कि मेरा स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और होम नंबर, यहाँ मेरा एक डेटा हो गया। और यहाँ पे कोर्स, मार्क्स, ग्रेड एक दूसरा टेबल बन सकता है कि, तो यहाँ पे आप हम लोगों ने क्या किया है कि स्टूडेंट को अलग कर दिए हैं और कोर्स को अलग कर दिए हैं। अगर हमको कभी कोई कोर्स ऐड करना हो तो हम स्टूडेंट आईडी के थ्रू कोर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मेरा स्टूडेंट एनरोल करता है कोई कोर्स को, तो स्टूडेंट आईडी से हम कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे टेबल सेकेंड एनएफ में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब थर्ड एनएफ में कन्वर्ट करने के लिए कि मेरा टेबल जो है वो सेकेंड एनएफ में होना चाहिए और उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी से आप मार्क्स निकाल सकते हैं और मार्क्स से ग्रेड निकाल सकते हैं। तो आप स्टूडेंट नेम से ग्रेड निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, स्टूडेंट आईडी कोर्स मार्क को अलग कर दिया कि स्टूडेंट आईडी से हम मार्क्स निकाल सकते हैं, और जब मेरा मार्क्स निकल जाएगा तो मार्क्स के थ्रू हम ग्रेड निकाल सकते हैं। तो थर्ड एनएफ मेरा हो गया।